शरद पवार जी के आशीर्वाद के कारण ही वो गृह मंत्री है, ये उनको पता है। और इतनी ओछी चीज कि अंबानी के वहां जाए, अंबानी के वहां जिलेटिन के कुछ छड़े रखें ताकि अंबानी डर जाए, इतने चिल्लर ये लोग हो नहीं सकते। सीधी सी बात है, शरद पवार जी के डायरेक्ट संबंध होते हैं अंबानी के साथ में, आज नहीं कई सालों से। शरद पवार जी का एक फोन काफी है। अंबानी भी कोई गधा व्यक्ति नहीं है। शरद पवार क्या चीज है वो जानते हैं। जो भी चाहिए शरद पवार जी का फोन गया तो उतनी रकम उन तक पहुंच जाए, चुनाव के लिए हो चाहे किसी चीज के लिए। अगर अंबानी के नाक में दम करना है तो महाराष्ट्र सरकार आराम से उनके नाक में दम कर सकती है। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अजय राउत, नरेंद्र कुमार और आर.के. गर्ग, इन तीनों का सवाल है। महाराष्ट्र की जो आज की राजकीय अवस्था है, सचिन वजह प्रकरण हुआ, मुंबई के कमिश्नर का तबादला हुआ, काफी अलग अलग ढंग की चीजें आ रही सामने, तो उसके आधार पर ये महाराष्ट्र की सरकार टिकेगी पड़ेगी। और ये वसूली अधिकारी थे सचिन वजह, शिवसेना के थे नहीं थे, इस ढंग का सवाल है। अब इसके बारे में सच्चाई बताना बड़ा मुश्किल। जो सच होगा उसमें से आधा सच हमारे सामने आज नहीं तो कल आएगा। आज थोड़ा बहुत सच बाहर आया है। जो होम मिनिस्ट्री होती है, कोई भी सरकार जो होती है, वो होम मिनिस्ट्री के जरिए पैसे इकट्ठा करती है, ये बात तो सच है। मेरा पुलिस के साथ में बहुत नजदीक का संबंध आया है, कई सालों से आता रहा है। मैं किस्से से शुरुआत करूंगा। ये जो अंजनगांव सुरजी में गुलाब बाबा का जो मैं उल्लेख करता हूं कि वहां पर बहुत बड़ी सभा हुई थी, पुलिस ने कहा था कि ये सभा आप रद्द करो, लोग शपथ लेकर आए थे मेरे हाथ पांव तोड़ने के। उसी सभा में मैंने जाहिर तरीके से कहा था कि ये जो मटका किंग है यहाँ का, उसका नाम लेकर, जो धर्म बचाओ आंदोलन का प्रमुख था और मटका चलाता था, उसका मटका बंद करो कर जाहिर मैंने उस सभा में कहा था। अगर ये कल से मटका पुलिस ने बंद नहीं किया तो मैं पुलिस के खिलाफ आंदोलन शुरू करूंगा। ये 400 पुलिस मेरे सुरक्षा के लिए खड़ी थी, उन्हीं के सामने मैंने ये बात कही थी। दूसरे दिन से पुलिस ने मटका बंद कर दिया। और मैं अभी जिस ढंग का वातावरण उस गांव में था, उस कारण एक दिन गांव में रुका था। तो एक दिन में कई गांवों से लोग मेरे पास आने लग गए और हमारे यहाँ ये काम चल रहा है, ऐसा गलत काम चल रहा है, उसको रोको, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कहने लगे। तब मुझे वहां के, मैं ये बात कह रहा हूं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र बने वो बाद में, वहां के डीआईजी ने मुझे बुला दिया दोनों चीजों के लिए। एक तो वो बहुत चिंतित थे कि क्या होने वाला है, इसके बावजूद बहुत अच्छे ढंग से मैंने सभा हैंडल की। गुलाब बाबा के एक भी आदमी ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, शांति से सब सुना, इसलिए उनको मेरा अभिनंदन भी करना था। लेकिन धीरे से उन्होंने दूसरी बात भी कह डाली। तब जो प्रमुख होते थे 4-5 जिले के पुलिस अधिकारी, वो डीआईजी होते थे, आजकल आईजी होते हैं, यानी उससे बड़े पद के अधिकारी होते हैं। तब डीआईजी प्रमुख होते थे, अमरावती डिवीजन के प्रमुख, नागपुर डिवीजन के प्रमुख डीआईजी, ऐसे। तो मुझसे कहने लगे कि मानव साहब अभी आपके पास तो काफी लोग आ रहे हैं, अब एलआईबी और बाकी सब चीजों से पुलिस को तो पता ही चलते रहता है। हमने आपका सम्मान रखने के लिए अंजनगांव सुरजी और उसके आसपास के मटके बंद कर डाले। अब गांव-गांव से लोग आपके पास आएंगे मटके बंद करवाने के लिए, और भी काफी चीजों के लिए। तो कृपया इस भानगड़ में आप मत पड़ो। अभी तक बात डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन अभी चुनाव है, आप ही के मित्र मुख्यमंत्री है और हमें पैसे इकट्ठा कर भेजने पड़ते हैं, और हमारी सबसे ज्यादा वसूली इसी ढंग के व्यवसाय से होती है। आप एक प्रामाणिक व्यक्ति हो, इसलिए मैं आपके सामने सीधी सीधी बात कह रहा हूं। तो कृपया ये मटके बंद करो, ये व्यवसाय बंद करो, ये करो, ये इस झंझट में आप मत पड़िए, हम आपका बहुत ज्यादा सम्मान नहीं रख पाएंगे। अब उनका नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि ये जो
चंदा इकट्ठा करने की बात होती है, वो गृह मंत्रालय से हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी को मिलती रही है। हर पार्टी को मिलता है। ये तो फैक्ट। चुनाव के लिए जो पैसा आता है, उसमें पुलिस से भी हिस्सा आता है, और इसलिए पुलिस के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। ये बहुत गलत चीज है, लेकिन ये फैक्ट। ना इसके लिए कोई किसी की सरकार अपवाद थी, ना है। तो ये वसूली वगैरह की जो बात है, उसमें तथ्य है नहीं है। इतना ही नहीं तो उस परिसर के जो प्रभावी पुढारी लोग होते हैं, उनको भी पुलिस से हफ्ता जाता है, कि जिनका बहुत महत्व होता है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के हो, चाहे अपोजिशन के। अगर अपोजिशन का कोई बहुत स्ट्रांग एमएलए वहां पर है, जो बहुत मुखर है, विधानसभा में उसके बोलने के कारण काफी फर्क होता है, मंत्री लोग भी उसको बहुत सम्मान देते हैं, तो उसको भी हफ्ता जाता है। वो छोड़िए, कई बड़े पत्रकारों को भी हफ्ता जाता है। ये तो मेरे ही समय में, जब मैं एक्टिव पत्रकार था, उन्हीं दिनों में शुरू हो चुका था। ये तो फैक्ट है। अब रहा सवाल कि इसके कारण ये जो सब नाटक किया गया, इसमें सचिन वजह के पीछे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि हर बात के पीछे पॉलिटिकल लीडर्स की सम्मति होनी चाहिए। एक बार पॉलिटिकल लीडर्स का उनके ऊपर अगर हाथ है, एक काम के लिए, दो काम के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के कहने पर एक दो काम अगर ये अधिकारी कर देते हैं, तो उनको बगैर बताए, उनके सम्मति के बिना भी काफी काम करते। केवल उनके पीछे पॉलिटिकल आशीर्वाद है, इतनी बात फैलनी आवश्यक होती है, उसके आधार पर काफी चीजें की जा सकती है। और पुलिस में इस ढंग के अलग अलग अधिकारी हमेशा रहे। ऐसे भी अधिकारी रहे हैं जो कभी पॉलिटिकल ये लीडर्स की इच्छाओं के आगे झुके नहीं, कानून के आधार पर ही अपना काम करते गए। और ऐसे भी कई पुलिस अधिकारी हैं कि अपने जीवन के काफी फायदे उठाने के लिए, पैसा कमाने के लिए पॉलिटिकल आशीर्वाद चाहते हैं, इसलिए पॉलिटिकल आकाओं के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो। और उसके लिए भी ये सरकार 100% अपवाद होगी, ऐसा कहना बड़ा कठिन है। या फिर पिछली सरकार अपवाद थी, ऐसा कहना भी कठिन है। होगा नहीं होगा, इसमें बहुत अलग अलग चीजें होती है। अब रहा सवाल, ये सरकार पड़ेगी नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है, अगर सचिन वजह प्रकरण में गृह मंत्री इन्वॉल्व हो गए क्या, तो मुझे नहीं लगता इतनी चिल्लर चीज में गृह मंत्री इन्वॉल्व हो गए। गृह मंत्री आज जो देशमुख जी है, अनिल देशमुख जी, वो कहीं नए नहीं है। कई सालों से मंत्री रहे हैं, मंत्री पद के बाहर भी रहे हैं, लगातार चुन कर आते रहे हैं, अनुभवी है। शरद पवार जी के आशीर्वाद के कारण ही वो गृह मंत्री है, ये उनको पता है। और इतनी ओछी चीज कि अंबानी के वहां जाए, अंबानी के वहां जिलेटिन के कुछ छड़े रखें ताकि अंबानी डर जाए, इतने चिल्लर ये लोग हो नहीं सकते। सीधी सी बात है, शरद पवार जी के डायरेक्ट संबंध होते हैं अंबानी के साथ में, आज नहीं, कई सालों से। शरद पवार जी का एक फोन काफी है। अंबानी भी कोई गधा व्यक्ति नहीं है। शरद पवार क्या चीज है वो जानते हैं। जो भी चाहिए, शरद पवार जी का फोन गया तो उतनी रकम उन तक पहुंच जाएगी, चुनाव के लिए हो चाहे किसी चीज के लिए। ये ऐसे चिल्लर काम नहीं करते, छड़े रखेंगे, नाटक करेंगे। ये नाटक करने की इनको आवश्यकता ही नहीं है। भाई, महाराष्ट्र, मुंबई का राज्य उनके हाथ में, जहां हेड ऑफिस है अंबानी, तो उसके लिए ये चिल्लर काम करने की आवश्यकता ना देशमुख साहब को है, ना शरद पवार को। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए।
हम पॉलिटिकल लीडर्स को कभी-कभी बहुत चिल्लर समझते हैं, इतने चिल्लर वो होते नहीं। उनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। अगर अंबानी के नाक में दम करना है, तो महाराष्ट्र सरकार आराम से उनके नाक में दम कर सकती, मुश्किलें खड़ा कर सकती है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल ताकत उनके हाथ में हो। तो ये इसलिए ऐसे चिल्लर काम करने की उनको आवश्यकता नहीं है। जिनको भी पॉलिटिक्स समझता है, उनको ये बातें समझ में आती है। इसलिए इस बात के लिए इतने अनुभवी गृह मंत्री ने सम्मति दी होगी और उनका हाथ होगा, ऐसा जो भी मानता है उसको पॉलिटिक्स में का एबीसीडी समझता नहीं, इतना ही उसका मतलब है। हाँ, अगर ये बात आती है कि अंबानी को डायरेक्ट फोन किया और धमकी दी गई है, तो ठीक है, फिर उसमें सच्चाई हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स इस ढंग से भी कभी काम नहीं करते। वो सीधा उनको निमंत्रण देंगे, चाय के लिए बुलाएंगे या फिर खुद चाय पीने के लिए उनके पास जाएंगे, प्यार से बात करेंगे। और क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्या आप हमेशा मोदी को ही केवल मदद करते हो, लेकिन मुंबई में तो रहते हो यार, हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। उधर 10 तो हमारे तरफ 2 का तो ध्यान दो। ये डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन धमकी वगैरह देकर ऐसे काम को भी कोई पॉलिटिकल लीडर इतने बड़े किसी, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे इतना बड़ा कैपिटलिस्ट हो, उसके लिए नहीं करेंगे। ये बहुत सभ्य लोग होते हैं। ये जो पिक्चर में हम देखते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर इस ढंग की धमकी दे रहा है वगैरह, ये चिल्लर काम ये बड़े लोग कभी नहीं करते। तो ये अलग तरीका हो सकता है। ये तो संभव नहीं है। ना देशमुख का उसमें हिस्सा होने की गुंजाइश है, ना पवार जी का हिस्सा होने की गुंजाइश है। पवार जी को तो मैंने बहुत नजदीक से काम करते हुए देखा है। पवार जी के फोन का असर क्या होता है, ये भी मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास जा रहा हूँ, उनको कुछ बातें कह रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, इस कान से सुन रहे हैं, उस कान से छोड़ रहे हैं। मैं आबा जब थे, आर पाटिल तब की बात कह रहा हूँ, 2008 की बात कह रहा हूँ, जब सनातन संस्था ने गडकरी रंगायतन और ठाणे के नाट्यगृह में और वाशी के भावे नाट्यगृह, यहाँ पर जो बॉम्ब स्फोट किए थे, उसके बाद मैं कुछ बातें हमारे गृह मंत्री जी को समझाना चाहता था। समय दिया, सुना, इस कान से सुना, उस कान से छोड़ दिया। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख उनसे अकेले में मिलने के लिए समय मांगा, बुलाया मुझे। अभी अच्छी मित्रता हो गई थी, पहचान अच्छी हो गई थी। जब वे राज्य मंत्री थे तब से उनके साथ में पहचान थी। उनको कहा मुझे अकेले में बात करना है, उनके एक मित्र बैठे हुए थे। नहीं, बोले उनके सामने आप बात करो। बोला नहीं, बहुत बहुत सीरियस बात है, मुझे आपसे अकेले में ही बात कर। बोले नहीं, इन्हीं के सामने बात कर। मैंने थोड़ी विषय की कल्पना भी उनके सामने रखी, इसके बावजूद उन्होंने अकेले बात करने के लिए इंपॉर्टेंस देना महत्व का नहीं समझा। मैं 15-20 मिनट बैठा रहा, आखिर में उठ के चले आया। उनके ध्यान में भी आया कि मैं कुछ न कहते हुए उठ के चला जा रहा हूं, तो बहुत गंभीर बात होनी चाहिए। लेकिन उनको भी सीरियस नहीं लगा। मेरे मित्रों ने कहा कि शरद पवार जी से जाकर मिल। मैं दिल्ली गया। दिल्ली में जो सुबह का समय होता है, जो सबसे मिलते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल स्पेशल समय लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बावजूद मैंने समय मांगा। शरद पवार जी ने सुबह का समय दिया। अब तुरंत टिकट निकालना था, दिल्ली के टिकट एकदम महंगे हो चुके थे। इसके बावजूद मेरे संगठन का पैसा पहली बार एरोप्लेन टिकट पर खर्च कर मैं उनसे मिलने गया। अब वो सुबह का जो समय होता है मिलने का, वो 2-3 मिनट का समय होता है हर एक। मैं खड़े-खड़े कुछ बातें कहने लग गया, वो चिढ़ गए एकदम से। क्योंकि मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री से संबंधित कुछ बातें कह रहा था। वो कहने लग गए कि मुझे लगा कि आप कुछ कृषि का काम लेकर आए हो। मैं भारत का कृषि मंत्री हूँ। मैं कोई महाराष्ट्र का गृह मंत्री नहीं हूँ और मुख्यमंत्री नहीं हूँ। ये काम कैसे आप मेरे पास लेकर आए? मैंने कहा मुझे इतना समझता नहीं क्या? मैं दिल्ली आया हूँ आपसे मिलने के लिए और काम के बगैर तो मैं कभी आपसे मिलता नहीं। अगर ये काम वहाँ हो जाता तो मैं आप तक आता ही नहीं। तो हमारी थोड़ी-सी, अभी शरद पवार जी के साथ में तो तू-तू मैं-मैं तो कोई कर नहीं सकता। उस स्वभाव के वो है भी नहीं। लेकिन खड़े-खड़े हमारी ऐसी बात हो। मैंने कहा ठीक है, आपके पास समय है, नहीं है, आप तय कीजिए। ये बहुत महत्व की बात है, मैंने लिख कर रखा है और ये चित्रलेखा का अंक भी उनके सामने रखा और ऐसी बात कर मैं बाहर आ गया। काफ़ी मैं निराश हुआ था कि इतने दूर मैं मिलने को आया और शरद पवार जी भी सीरियसली नहीं ले रहे। और मैं खुद तब के जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, वो सुनते नहीं थे, इसलिए डीजी से मिलना चाहता था। डीजी का समय माँगा था और डीजी मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते थे, वो समय ही नहीं दे रहे थे।
मैं बार बार समय मांगता था, वो दे रहे नहीं थे। और शरद पवार जी से मिलकर मैं बाहर आया और 2 घंटे के अंदर मुझे डीजी के बार बार फोन आया। हम एक जगह पर थे जहां अच्छे ढंग से नेटवर्क नहीं था, तो 3-4 डीजी के फोन नंबर के मिस कॉल थे, लैंडलाइन के भी और मोबाइल के। दोनों नंबर मैं पहले लेकर रखा था, इसलिए मुझे मालूम था, मेरे पास स्पीड थे, इसलिए मुझे पता चला। रॉय, एमएन रॉय। मैंने फोन लगाया तो वो कहने लग गए, मैं दिल्ली आऊं क्या आपसे मिलने के लिए, शरद पवार जी का फोन आया था, बात बहुत सीरियस है, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बोला नहीं नहीं, मैं मुंबई आ रहा हूं, तब आपसे मिलता हूं। और तब विस्तार से उन्होंने 1-1.5 घंटा देकर मेरी बात सुनी। तो शरद पवार जी हर बात को कितना सीरियसली और बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं, ये मुझे मालूम। किस ढंग से करते हैं, ये भी मुझे मालूम। तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। और इतनी बड़ी बात, कुछ करना है, चाहे धमकी देना है, पैसे उगाना है अंबानी से, और वो शरद पवार जी से पूछे बगैर करेंगे, ये तो संभव नहीं। तो इसलिए इसमें देशमुख जी का हाथ हो, ये संभावना बहुत कम है। यानी ये जिलेटिन की कांड्या वांड्या रखने के प्रकरण में, छड़े रखने के प्रकरण में की बात कर रहा हूं। अगर कल चलकर ये आया भी कि उसमें देशमुख जी का हाथ है, तो उनको रिसिग्नेशन देना पड़ेगा, जैसे राठौड़ जी को रिसिग्नेशन देना पड़ा। तो राठौड़ जी को रेसिग्नेशन देना पड़ा, इसलिए गवर्नमेंट पड़ी क्या, गिरी क्या? गवर्नमेंट तब गिर सकती है जब उद्धव जी ठाकरे जी का कोई संबंध हो, मुख्यमंत्री का कोई संबंध, तब गवर्नमेंट गिरने का कोई सवाल नहीं। और जब तक शरद पवार जी जैसे व्यक्ति इस गवर्नमेंट के पीछे खड़े हैं, तब तक तो ये सरकार गिर नहीं सकती है। ये सरकार गिराने के लिए सब प्रयास कंटिन्यूअस चालू है, चलने वाले हैं, हम जानते। मी पुनः ये इन आ नहीं सके, हाथ में सब कुछ आ चुका था, लेकिन मुंह में जो निवाला जा रहा था, वो निवाला छीना गया है। तो इस अवस्था में ये प्रयास करना तो कंटिन्यूअस चलने वाला है। और यहां तो बीजेपी की ये विशेषता रही है कि जो सरकार चुन के आती है, उसको भी खत्म कर देते हैं, चाहे गोवा हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो। राजस्थान में भी वही प्रयोग हो रहा था, राजस्थान का प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो ये बाकी जगह तो इस ढंग का प्रयास करते हैं, और मुंबई तो बहुत महत्व की है। मुंबई आर्थिक राजधानी है इस देश की, इसलिए किसी भी पार्टी के लिए मुंबई का राज बहुत महत्व का है, यानी महाराष्ट्र का राज बहुत महत्व का है, और इसलिए ये प्रयास चलने वाले। लेकिन एक बात आप सुनो, ये प्रयास कितने भी चले, तो भी जब तक कोई ऐसी बड़ी गलती उद्धव जी ठाकरे या फिर शरद पवार जी नहीं करते हैं, तब तक ये सरकार चलने वाली। और मुझे नहीं लगता कि उद्धव जी ठाकरे इतनी बड़ी कोई गलती कर पाएंगे। वे अलग ढंग के व्यक्ति हैं, उनका टोटल मोड प्रामाणिक है। अब आप पूछोगे कि फिर ये सरकार चलाने के लिए, फिर पक्ष पार्टी चलाने के लिए, ये सब चीजें होते रहती है, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन उनका टोटल मोड जो है, वो एक प्रामाणिक व्यक्ति का है, और वो इस ढंग से कोई बात नहीं करना संभव। और शरद पवार जी भी कुछ बातें सहन नहीं करते हैं, वो चाहे उनके व्यक्ति हो, कोई हो, एक हद से ज्यादा उनकी सुरक्षा भी नहीं करते। तो इसलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए कि महाराष्ट्र की सरकार इस कारण ढह जाएगी, और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन इस कारण लगाया जाएगा। एनआईए का यूज जो होता है, वो तो फर्स्ट हैंड हमको मालूम है। हेमंत जी करकरे, इन्होंने जिन लोगों को बॉम्बस्फोट के लिए जेल में ठूसा था, एनआईए गठित हुई और एनआईए ने उस व्यक्ति को मुक्त किया। और जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र में हेमंत जी करकरे को जानता है,
वो आपको आंख मूंद कर कहेगा कि हेमंत जी करकरे कभी भी प्रोफेशनल गलती नहीं कर सकते हैं, किसी को जानबूझकर और इतने बड़े अपराध में एंटेंगल नहीं कर सकते। और वही व्यक्ति फिर आगे चलकर एमपी बनी है, उसको एनआईए ने मुक्त किया और तब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जाहिर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझ पर ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार के समय में ये दबाव आ रहा है कि इसको मुक्त किया जाए और ये मुझे मान्य नहीं, इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। ये तो जाहिर बात है हमारे साथ। दूसरा उदाहरण मुझे मालूम है गोवा का, वो तो फर्स्ट हैंड मालूम है मुझे। गोवा में जब स्कूटर बॉम्ब स्फोट हुआ, उसमें सनातन के 2 लोग मारे गए और उसके बाद में वहां के एक मंत्री ने धमकी दी कि गोवा की सरकार मैं गिराऊंगा अगर आप सनातन पर एक्शन लोगे तो। और वहां के तब के मुख्यमंत्री डर गए और उन्होंने एक्शन लेना ठीक नहीं समझा और वो केस को दबा दिया और वो केस एनआईए को देगी। एनआईए ने कुछ भी नहीं किया। ये तो मेरा फर्स्ट हैंड अनुभव। वहां के गृह मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि ये केस आप महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की तरफ मंगवाइए, मैं सब फाइल्स भेजता हूं। मैंने आबा यानी आर पाटिल के कान पर भी ये बात डाली। तब मेरी गलती हुई कि मैं शरद पवार जी से नहीं मिला। तब शायद शरद पवार जी से मिला होता तो उसमें से कुछ निर्माण हुआ होता। तो इसलिए एनआईए केवल किस ढंग से काम करती है, कहां तक विश्वसनीय है, इसके बारे में हम सभी ने बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। आज जो भी केंद्र की संस्थाएं हैं, सीबीआई का क्या हुआ, जो केस हुई बीच में, एक सिने आर्टिस्ट ने अपनी आत्महत्या की, 3 महीने 4 महीने लगातार टीवी और क्या क्या चला, 100% उसका मर्डर ही हुआ है, उसके लिए सीबीआई आई, बड़ा पॉलिटिक्स चला। सीबीआई ने रोज नई नई अफवाहें छोड़ी। अंतिम निर्णय क्या निकला? चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे ऐसी कुछ संस्थाएं हो, इनकी विश्वसनीयता अभी इतनी नहीं बची है कि महाराष्ट्र पुलिस से उनकी विश्वसनीयता ज्यादा है, ऐसा हम कह सकते। इसलिए ये सरकार गिरने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, अभी भी कही है, इसलिए भी नहीं है कि जब तक कांग्रेस में या राष्ट्रवादी में या शिवसेना में 2/3 एमएलए अलग नहीं होते, 2/3 2/3, तब तक ये सरकार गिरने की गुंजाइश नहीं। शिवसेना में 2/3 अलग होना असंभव है। राष्ट्रवादी में तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस में ये हो सकने की संभावना है, ऐसा कई लोगों को लगता है, लेकिन कांग्रेस वालों ने बीच के बीजेपी के राज में इतना भुगता है कि उनकी हिम्मत नहीं है उस ढंग से बर्ताव करने की। करेंगे तो परमानेंटली मिट जाएंगे, उनको पता है। और कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपना पॉलिटिकल भविष्य हमेशा के लिए खत्म करना नहीं चाहता। तो इसलिए एक हाथ दूसरा फूट सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती होगी और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा, यह संभव नहीं। मेरे एक माजी मंत्री मित्र ने मुझसे कहा था जुलाई में कि अगस्त में हमारी सरकार आ रही। अभी उसको काफी महीने हो गए, 6 महीने हो गए।
उनके पास में सब हिसाब थे, नाम भी थे। मैंने भी नाम नहीं पूछे कि कौन-कौन एमएलए आपके साथ में आ रहे हैं, बीजेपी के साथ में आ रहे हैं। लेकिन तब मैंने कहा था, जबकि वो मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, कि ये जो सरकार है शरद पवार ने जो निर्माण की है, ये सरकार गिरने वाली है। आपको अगर बीजेपी की सरकार लानी है तो एक ही तरीका है, शरद पवार जी को पटाइए। और शरद पवार जी आपको पटने वाले नहीं, क्योंकि पहले ही आपने ऑफर दी थी और उन्होंने नकार दी। और शरद पवार जी ने अपने जीवन में बहुत भुगता है। एक गलती उनके लिए जिंदगी भर के लिए बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने कांग्रेस की वसंतदादा पाटिल की गवर्नमेंट थी, तब जो किया, तब आज तक उनके परिणाम वो धो नहीं पाए। तो ये गलती वो अपने जीवन के आखिरी के दिनों में दोहराने वाले नहीं, और इसलिए शरद पवार को आप पटा नहीं सकते हो। और जब तक शरद पवार जी है तब तक ये सरकार बनी रहेगी। ये जो छुटपुट चीजें होती है, ज्यादा से ज्यादा उसमें से और एक आधे मंत्री को राजीनामा देना पड़ेगा, रिसिग्नेशन देना पड़ेगा, यहां तक ही बात सीमित रहेगी, इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि ये जिलेटिन रखने के प्रकरण में उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार या फिर देशमुख जैसे व्यक्ति उसमें सहभागी हो, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।